बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज हम बात करेंगे। 9 मई की मुआफी नहीं, चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम, बजट की तफसीलात आ गईं, और समंदरी तूफान का खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में बेंच से मुतल्लिक हुकूमती एतराज पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई से मुतल्लिक हुक्म इम्तना बरकरार रखा। कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, मफरूज़े पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि ऑडियो लीक्स पर वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। ऐसे बयान के बाद तो वज़ीर को हटा दिया जाता, वो मुस्ताफ़ी हो जाता। ऑडियो लीक्स पर वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? क्या ऐसी लापरवाही बरती जा सकती है? ऐसे बयान के बाद तो वज़ीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफ़ी हो जाता। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई से मुताल्लिक हुक्म इम्तना बरकरार। बेंच से मुताल्लिक हुकूमती एतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, मफरूज़े पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया। पहले जजेस की तस्दीक की और फिर कहा अब ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ उठा दिया। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के TROs पढ़कर सुनाए। कहा लीक ऑडियोज़ में से एक चीफ जस्टिस की साथ से मुताल्लिक़ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या आपका इस वक्त ये केस है कि ऑडियोज़ बादी नज़र में दुरुस्त हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत ने हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन बनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया। सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या ये दुरुस्त नहीं कि वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज़ भी चलाई गई थीं? क्या दुरुस्त है जिससे ऑडियोज़ की हकीकत का नहीं पता वो बेंच पर एतराज़ उठाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या एक वज़ीर के बयान को पूरी हुकूमत का बयान कहा जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा वज़ीर अगर चाय पीने का कहे तो अलग बात है। यहाँ बयान अहम इशूज़ पर दिया। इतने अहम इशूज़ पर काबीना की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी सामने आनी चाहिए थी। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, जिस जज को केस से हटाना हो इसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। केस से अलग होने के पीछे तो कानूनी जवाज़ होते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा सवाल यह है कि ऑडियोज़ किसने प्लांट की हैं? क्या हुकूमत ने मालूम करने की कोशिश की कि ये कौन कर रहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत इसीलिए इस मामले को अंजाम तक पहुँचाना चाहती। बुलेटिन में आगे देखिए, चेयरमैन पीटीआई पर कत्ल का इल्जाम। और कारोबार के लिए मराद का फैसला। और अभी आपको खबर देंगे आर्टिकल 245 के नफाज और फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज लगाकर दरखास्त को वापस कर दिया है। इस दरखास्त पर मजमूई तौर पर 9 एतराजात लगाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जुल्करनैन से। जुल्करनैन, बताइएगा क्या एतराजात लगाए गए हैं चेयरमैन पीटीआई की इस दरखास्त पर? देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ लगाए गए, उनमें बुनियादी एतराज़ ये है कि आर्टिकल 184(3) का गैर मामूली दायरा इख्तियार क्यों इस्तेमाल किया जाए, इस हवाले से दरखास्त में नहीं बताया गया। साथ ही साथ ये भी कहना है रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात का कि दरखास्त गुजार ने किसी मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता, और उसमें वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म और दूसरे जो वज़राए आला हैं उनको फरीक बनाया गया। आर्टिकल 248 के तो उन्हें इम्यूनिटी हासिल होती है, इसलिए उनको फरीक नहीं बनाया जा सकता था। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो दरखास्त में रिस्पोंडेंट्स जिनको बनाया गया था उनको नोटिस भी प्रॉपर्ली सर्व नहीं किया गया था, और जो सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ था वो भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक नहीं था। इसलिए ये दरखास्त जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन एतराज़ात के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वापस भिजवा दी है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, कर रहे थे आप। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि हसास तनसीबात जला दी गई, कंप्यूटर्स उठा लिए या जला दिए गए। क्या यह आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आती? उन्होंने कहा कि 2018 में एक शख्स के गुनाहों पर पर्दा डाला गया।
ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا. یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا, یہ سرکشی تھی, یہ بغاوت تھی, یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی, اور کسی بغاوت کو اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا. آرمی ہاؤس جناح ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے, وہاں پہ حساس تنصیبات تھی, وہاں پہ حساس انفارمیشن تھی, ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے. تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی؟ 2018 میں اس کے اس تمام گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا گیا. اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں پٹیشنر اور سینئر وکیل ایڈوکیٹ عبدالرزاق کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق. پولیس کے مطابق ایڈوکیٹ عبدالرزاق گھر سے گاڑی میں عدالت جا رہے تھے. پہلے سے گھات لگائے افراد نے ان پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. پولیس سرجن کے مطابق عبدالرزاق کو دو طرف سے 9mm پسٹل سے نشانہ بنایا اور انہیں 15 گولیاں لگیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی. واقعے کے خلاف وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. سینئر وکیل ایمان اللہ کنرانی نے کے مطابق ایڈوکیٹ عبدالرزاق نے ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع کرنے کی استدعا کی تھی. ان کی آئینی درخواست کی سماعت کل ہونا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے الزام لگایا ہے کہ کوئٹہ میں وکیل عبدالرزاق کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عبدالرزاق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے کے درخواست گزار تھے. ان کے قتل کا مقدمہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج کرائیں گے. آج بہت بے دردی کے ساتھ بڑے شفقانہ طریقے سے کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کے پاس ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے ہیں. عبدالرزاق شر نہ صرف درخواست گزار تھے عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں, اس میں وکیل بھی تھے, اس کی مکمل پیروی بھی کر رہے تھے, اور پچھلی چند تاریخوں پر اس کیس میں بحث بھی ہو چکی تھی. یہ کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. ان کی ٹارگٹ کلنگ ذل شاہ قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی گئی. شاہ محمود قریشی کی 3MPO کے تحت نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا. سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس میں سیشن عدالت نے فواد چودھری کو 14 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کو پولیس وردی میں اغوا کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. عمر ایوب کے گھر پر چھاپا اور فیملی کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر عدالت نے کہا کہ دیواریں پھلانگ کر لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی سماعت. ذل شاہ قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا قابل ضمانت مقدمے میں ضمانت کیسے روک لی جائے, عدالت کیسے ضمانت مسترد کر سکتی ہے. شاہ محمود قریشی کی 3MPO کے تحت نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا. ادھر جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت حکومت پنجاب نے چیلنج کر دی. لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. یاسمین راشد ورکرز کو جناح ہاؤس لے کر گئیں. بغاوت پر اکسانے کا کیس اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. عدالت نے شہباز گل کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی. فواد چودھری کے خلاف سرکاری ملازمین کو اکسانے کیس کی سماعت ہوئی. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فواد چودھری کو 14 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. عمر ایوب کے گھر پر چھاپا اور فیملی کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جو FIR میں نامزد ہے اسے بے شک گرفتار کریں, لیکن دیواریں پھلانگ کر لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں. شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کے اغوا کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس وردی میں اغوا کاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی. اغوا کے وقت کی ویڈیو کلپس تفتیشی کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. امریکی رکن کانگریس ڈیوڈ ٹرون نے کہا ہے کہ پاکستان میں مکمل اور آزادانہ جمہوریت چاہتے ہیں. پاکستان میں انتخابات آزادانہ اور شفاف ہونے چاہیے. امریکی رکن کانگریس ڈیوڈ ٹرون نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کو خط لکھ چکے ہیں. اب یہ معاملہ کانگریس میں اٹھائیں گے. American community would like relations with the Pakistani community in a positive and improving way. We want Pakistan to have a really free and open democracy, free and open elections, and we want them to have economic success.
आगे बढ़ते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की दो अहम जमातें आज़ाद कश्मीर में आमने सामने। मरीम नवाज के खिताब पर पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर फट पड़े। कहा मरीम नवाज को आखिरी हथियार के तौर पर लाया गया। उन्होंने बेनज़ीर की सियासी ज़िंदगी में दरपेश कठिन हालात का तस्करा किया। साथ ही कह दिया अल्लाह ना करे कि मरीम नवाज बेनज़ीर बने। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान, हलीफों के बीच ही अल्फाज का घुमसान। मरीम नवाज ने बाग में सियासी मैदान सजा लिया। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर को इनका अंदाज ना भाया। और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, अल्लाह ना करे कि आप बेनज़ीर भुट्टो बने। चौधरी मंजूर ने बेनज़ीर को दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात का अहवाल सुना दिया। बेनज़ीर बनने के लिए बाप को कत्ल करवाना पड़ता है। बेनज़ीर बनने के लिए एक भाई को कत्ल करवाना पड़ता है। बेनज़ीर बनने के लिए दूसरे भाई को कत्ल करवाना पड़ता है। बेनज़ीर बनने के लिए अपनी माँ को कज़ाफी स्टेडियम के बाहर लाठियां पड़वानी पड़ती है। यहाँ पर एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ने कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के अख्तियारात के कानून जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, उसके बाद एक दूसरा कानून बनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर का नाम दिया गया था। उस कानून के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई। 3 दरखास्तें हैं जिन पर चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस खुद कर रहे हैं और उनके साथ बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। कल 11:30 बजे ये 3 रुकनी बेंच जो है नए बनाए गए कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की दरखास्त है उस पर भी समाअत होनी है। लेकिन पहले इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत होगी, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, फिर यही बेंच जो है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की जो दरखास्त है उसके ऊपर समाअत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, हमें ये तफसीलात से और कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए के सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी है। विफाकी PSDP का हजम 1150 अरब रुपए का होगा, जिसमें 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शामिल होंगे। वफाकी बजट के खदोखाल की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की बैठक। इजलास में सिंध खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पंजाब के आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान इजलास में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 2790 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए रखे जाएंगे। 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शामिल होंगे। 55 अरब रुपए की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी शामिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से एक अहम इजलास हुआ। IT सेक्टर की हौसला अफजाई के लिए फिक्स टैक्स रजीम लाने का फैसला किया गया। सिफारिशात की फौरी तैयारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराहत देने की मंजूरी देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें IT सेक्टर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स रजीम लाने का फैसला किया गया। इस हवाले से कमेटी तश्कील देकर फौरी तौर पर सिफारिशात पेश करने की हिदायत की गई है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट में IT सेक्टर के लिए बड़ा पैकेज तैयार करने की हिदायत की है। नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराहत देने की उसूली मंजूरी दी गई है। जदीद टेक्नोलॉजी और IT के जरिए कारोबार और तिजारत के फ़रोग़ पर खुसूसी रियायत देने, नौजवानों के अपने कारोबार शुरू करने की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम करने का भी फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को IT और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम में बड़ी तौसी के प्रोग्राम, खुसूसी ट्रेनिंग, IT जोन्स बनाने की भी मंजूरी दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर तातुल का शिकार हो गया। आलमी इदारे ने वफाकी बजट में डू मोर का मुतालबा कर दिया। 9वें और 10वें जायजे के मिलाने का भी इंदिया दे दिया। पाकिस्तानी वफ्द के साथ वर्चुअल मीटिंग में IMF ने महसूलात हदफ 10,000 अरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा भी रख दिया। IMF का फिर स्टाफ लेवल मुआहदे से गुरेज। 9वें और 10वें जायजे को एक साथ मुकम्मल करने का अंदिया। वफाकी बजट के लिए डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। IMF का नया मौक़िफ़ वर्चुअल मुज़ाकरात में सामने आया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने की। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात गुज़िश्ता शाम हुए।
IMF को बजट अहदाफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान ने नवीं जायजे की तकमील के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे की बात की। ज़रा के मुताबिक IMF ने महसूलात का हदफ बढ़ाने का कहा। मुतालबा किया कि FBR महसूलात का हदफ 10,000 अरब रुपए तक ले जाया जाए। पाकिस्तान ने तजवीज़ दी महसूलात हदफ 9,200 अरब रुपए रखा जाए। ज़रा के मुताबिक FBR ने महसूलात का हदफ बड़े पैमाने पर बढ़ाने की मुखालफत कर दी। और बजट में आवाम पर महंगाई का नया पहाड़ टूटने का खदशा पैदा हो गया है। आइंदा माली साल बजट खसारा 6,000 अरब तक पहुंच जाएगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने बजट के लिए अहदाफ तैयार कर लिए। 7,300 अरब रुपए कर्जों की अदायगी में खर्च होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। होंगे महंगाई के नए बार, अवाम हो जाए तैयार। बजट में माली साल खसारा 6,000 अरब तक पहुंचने का खदशा है। बजट खसारा GDP का 7.7% तक रहेगा। वजीर खजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने बजट के लिए अहदाफ तैयार कर लिए। नए साल में 7,300 अरब रुपए कर्जों की अदायगी पर खर्च किए जाएंगे। नए माली साल में दिफाई बजट के लिए 1,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब मुख्तस किए जाएंगे। नए बजट में FBR की तरफ से वसूलियों का हदफ 9,200 अरब मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स आमदन की मद में 2,800 अरब का टारगेट रखा गया है। महंगाई का नया पहाड़ तैयार, बजट खसारा रिकॉर्ड सतह पर। और आइंदा बजट में भी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबे फिर नज़रअंदाज कर दिए गए। खुराक व ज़राअत, पैदावार, समाजी खिदमत और सेहत के शोबों का बजट बढ़ाने के बजाय कम किया जा रहा है। आइंदा माली साल 2023-24 के लिए तैयार करदा वफाकी तरक्याती बजट दस्तावेज़ात की ज़ुबानी सेक्टर वाइज तफसीलात सामने आ गई हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हेड ऑफ कॉन्टेंट सेल इस्लामाबाद MD संजय। 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल के मुकाबले में आइंदा माली साल के लिए समाजी शोबे के मंसूबों के लिए 14 अरब रखे जाएंगे। पैदावारी शोबे के मंसूबों के लिए 3.8 अरब, फूड एंड एग्रीकल्चर के मंसूबों के लिए 4.5 अरब रुपए कम रखने की तैयारी कर ली गई। बोल न्यूज़ के पास मौजूद बजट दस्तावेज में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे के मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 359.4 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, जिनमें तवानाई के शोबे के मंसूबों के लिए 80.3 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे के मंसूबों के लिए 168.0 अरब के मुकाबले में 156.4 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 79.8 अरब, फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग के लिए 32.9 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। रवा माली साल के 193.7 अरब रुपयों के मुकाबले में आइंदा माली साल के लिए समाजी शोबे के मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 179.3 अरब रखने का फैसला किया गया है। सेहत के शोबे के मंसूबों के लिए 20.6 अरब के मुकाबले में 20.2 अरब रखे जा रहे हैं। आला तालीम और तालीम के मंसूबों के लिए 49.5 अरब के मुकाबले में 51.4 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का मंसूबा है। SDG के मंसूबों के लिए 111 अरब के मुकाबले में 90 अरब और दीगर मंसूबों के लिए 17.7 अरब रखने का फैसला किया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मंसूबों के लिए 55.4 अरब रखे जा रहे हैं। सादिक फाटा के इलाके के लिए 55 अरब, साइंस और टेक्नोलॉजी के मंसूबों के लिए 25.6 अरब, गवर्नेंस के मंसूबों के लिए 13.7 अरब रखे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत संभाली तो मुआशी बदहाली विरसे में मिली थी। हमारी हुकूमत ने तवानाई का बहरान ख़त्म करके मईशत को बहाल किया। मुस्तकबिल का दारोमदार बरामदात को फ़रोग़ देने पर है। 8 साल बरामदात बढ़ाएं तो टेक ऑफ कर जाएंगे। जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो हमें एक बहुत शदीद मुआशी बहरान विरसे में मिला था। 2017-18 तक हमने तीनों ईज़ पर कौम को अमल करके दिखाया था। एनर्जी का बहरान हल किया, एक्सट्रीमिज़म का ख़ात्मा किया और इकॉनमी को रिवाइव किया, जिसकी पुष्ट के ऊपर CPEC जैसा बड़ा मंसूबा था। हमारी मुस्तकबिल का दारोमदार हमारी बरामदात को फ़रोग़ देने की रफ्तार पे है। क्या हम मौजूदा सतह से 30 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर पे 8 सालों में जाएंगे या 12 से 15 सालों में जाएंगे? अगर हम 8 सालों में जाएंगे तो हम टेक ऑफ कर लेंगे।
जमात इस्लामी KESC की निजकारी के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू करें, मामला नेपरा और पार्लियामेंट में उठाया जाए। अदालत निजकारी को मनसूख नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ECC की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त को निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा कि आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोक रहे, मुतालिका फोरम से रुजू करना आपका हक है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, KESC की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। आइन के आर्टिकल 184 के तहत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार, मामला नेपरा और पार्लियामेंट में उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। दौरान समाअत जमात इस्लामी के वकील रशीद रिजवी ने कहा कि निजकारी के मुआहदे पर अमल नहीं किया गया। अवाम को ओवर बिलिंग समेत संगीन मसाइल का सामना है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम निजकारी को कैसे मनसूख कर दें, आपको ये मामला नेपरा के सामने उठाना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक रहे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आपको ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में वकील रशीद रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट किसी आईनी फोरम से रुजू करने की हिदायत की है, हम ये मामला पार्लियामेंट में ले जाने के हक में नहीं। मामला नेपरा या मुश्तरका मफाद कौंसिल में जाएंगे। अदालत ने KESC की निजकारी से मुतालिक दरख्वास्त वापस लिए जाने के बाद केस निपटा दिया। और कराची में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग जारी है। इलेक्ट्रिक ने आवाम का जीना दोभर किया हुआ है। हाफिज नईम रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बोले कि इन मसाइल को देखते हुए इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। चीफ जस्टिस से खुद मसले को देखने का मुतालबा भी कर दिया, कहा यह मफाद आमा का मामला है। ओवर बिलिंग यहाँ पर की जा रही है। सबसे महंगी बिजली कराची में प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रिक करता है पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में। सबसे ज़्यादा बिल यहाँ पर आते हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है कि इलेक्ट्रिक ने जीना दुभर किया हुआ है, करोड़ों लोगों को बेआराम किया हुआ है, लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत किया हुआ है, और इनका लाइसेंस क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। ये सारे समाअतें अगर फाजिल अदालत असर-ए-नो कभी उसका मुताला करें तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये कितना हसास मसला है और इसके ऊपर कराची के लोग कितने परेशान हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस समाअत को अगर उन्होंने ख़त्म करके हाई कोर्ट जाने और नेपरा जाने की बात भी की है तो अस खुद भी चीफ जस्टिस साहब इस बात को देखें कि ये मफाद आम्मा का मसला है। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा, मुर्तज़ा वहाब ने फिर दावा कर दिया। शहर कायद में हमारी हुकूमत बनने जा रही है, वफाक में भी बनेगी। शहरी इंतज़ामिया के वफाकी और सूबाई हुकूमत से रवाबित ज़रूरी हैं। अब धरनों की सियासत से बाहर निकलें और चार्टर ऑफ कराची पर काम करें। पीपल्स पार्टी सूबे में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत है और इंशाअल्लाह हुकूमत मज़ीद कायम होगी हमारी। तो आपकी आवाज़ वफाक में भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के ज़रिए सूबे में मौजूद है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 जून के बाद कराची शहर के अंदर भी वो आवाज़ कराची की इंतज़ामिया में आपके पास होगी। हाफिज नईम रहमान साहब ने परसों अपना पावर शो करने की कोशिश की थी इदारे नूर हक में, और PTI के दोस्तों को बुलाया था। आप दोस्तों ने मुझे खबरों में रिपोर्ट किया कि शायद वहाँ पे 8 या 9 लोग पहुंचे थे। अन्ना को छोड़ें, अपने बिलबोर्ड लगाना छोड़ें, फोकस इस बात पे करें। मैं आज भी कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची बनाएं। मैं आज भी कहता हूँ हर सियासी जमात को मिलकर काम करने की जरूरत है। अहम खबर आपको देंगे, शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर आज रिहा किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने उनकी नजरबंदी को कलअदम करार दिया था। रिहाई के अहकामात मौसूल होने और कानूनी तकाजे पूरे होने पर अब शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई मिल गई है। अहम और बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जिनको अडयाला जेल से रिहाई मिल गई है। एहतशाम अब्बासी से मजीद हम जानेंगे। जी जी, सियासी जमात के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर रिहा किया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने नजरबंदी का कलअदम करार दी थी। रिहाई के अहकामात मौसूल होने और कानूनी तकाजे पूरे करने पर शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया गया। वाज़ह करते चलूँ, शाह महमूद कुरैशी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके अडयाला जेल में रखा हुआ था। इससे कबल जो है शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए थे और उनको रिहा होते ही अडयाला जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जो है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये खबर आई है कि उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, अब्बासी आगाह करे थे। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है।
खबर देंगे कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पेशावर के नवाही इलाके मतनी में कार्रवाई करते हुए तहरीक तालिबान के एक मुबैना दहशतगर्द को हलाक करके 5 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद कर दिया है। दहशतगर्दों का किस गिरोह से ताल्लुक है, कौन कौन सी कार्रवाइयों में वो मतलूब थे, इस हवाले से हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नवाब शेर से। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके मतनी में अहम कार्रवाई की है। मेरे साथ इस वक्त SSP CTD काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, कार्रवाई के हवाले से बताइए, कितने दहशतगर्द मारे गए, क्या उसे बरामद हुआ और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक किस तंजीम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो TTP ग्रुप के साथ था, और जो लोकली यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो शिने ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कल शाम को हमें इत्ला मिली इनकी मौजूदगी की, जिस पर ये कार्रवाई की गई है, और इन दहशतगर्दों के कंपाउंड से हमें जो जिसको हम कहते हैं जी बारूदी जो मवाद है वो भी, और हैंड ग्रेनेड्स और क्लाशनकोफ और उसके साथ 4 मैगजीन्स मिली हैं वहाँ से। और जवाबी कार्रवाई में इनका एक साथी जो है वो हलाक हुआ है, और कम से कम 1 या 2 जो लोग हैं इनके साथी वो ज़ख्मी हालत में फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि काशिफ अब्बासी साहब का ये कहना है कि जो दहशतगर्द है उनमें एक मारा गया है, और उनसे 5 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद भी जो है वो बरामद कर लिया गया है, और वो पेशावर को एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और 9 मई के वाक़यात पे मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालबात ने जिना हाउस का दौरा किया। 9 मई की शरपसंदी पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि फ़ौज का दुश्मन असल में पाकिस्तान का दुश्मन है, मुलव्विस अनासर को सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बताएं कि लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी, शदीद बारिश के बायस गर्मी की छुट्टी हो गई है। उधर माल रोड पर तेज़ आंधी से दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ट्रैफिक पुलिस ने दरख्त को हटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। माल रोड पर 12, जेल रोड पर 8 मिलीमीटर बारिश हुई। और PCB में भी तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी खेल के मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ। ज़राए के मुताबिक नजम सेठी के बदले एक मरतबा फिर ज़का अशरफ को मौका मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वजारत बैनुल सूबाई राब्ता है तो चेयरमैन PCB भी हम तैनात करेंगे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।